जी एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक आज हमने डिस्कस करना है, ऑफलाइन भी हम उस पर बात कर रहे थे, एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इमोशनल ब्लैकमेल। कोई बहुत वी हैव ब्रॉट दिस अप मेनी टाइम्स, बल्कि हमारे कई कॉन्वर्जेशंस में सूनर और लेटर हम इमोशनल ब्लैकमेल के टॉपिक पे चले जाते हैं। आज मैंने जो इशू उठाना है वो मैं इसके ऊपर सोच रही थी एंड आई थॉट कि व्हाट वी कॉल इमोशनल ब्लैकमेल, इज़ इट रियली इमोशनल ब्लैकमेल? क्या वाकई हम इतनी मोहब्बत का दावा कर सकते हैं कि हमें अपने घर वालों से, दोस्तों से या स्पाउस से होती है कि उसके कहने पे हम चल पड़े? आई ऑल्सो फील दैट देर इज़ एन एलिमेंट कि जब हमारा खुद अदबटा सा जहन होता है, हमने कोई डिसीजन नहीं किया होता, हमारे सामने अगर 4 ऑप्शंस हो, हमसे एक सेलेक्ट नहीं हो रहा होता, जिसकी वजह से अगर दूसरा थोड़ी सी स्ट्रॉन्गर पर्सनालिटी और आपको पुश करे कि यार ये नहीं, ये मेरे ख्याल में बेहतर है, तुम पे फ़लाना रंग बेहतर लगता है या तुम्हें ये करना चाहिए, तो हम भी अपना डिसीजन मेकिंग उसके हाथ में दे देते हैं। तो अब इसके 2 सिनेरियोज़ हैं, या तो आप ये डिसीजन उनके कहने पे ना लें अगर तो आपको लगता है कि यार ये आपकी वैल्यू सिस्टम, आपकी लाइफ डिसलाइक से बिल्कुल मुतरादिफ है, देन यू शुड नॉट बी एज अग्रीएबल एट दैट पॉइंट। और दूसरा ये कि अगर आपने किसी के कहने पे डिसीजन ले ही लिया है और आपको लगता है कि यार ओके फाइन, फॉर वट एवर रीज़न आई हैव टू लिसन टू दिस पर्सन, तो फिर भी आप उस डिसीजन की ओनरशिप खुद लें। हमारे यहाँ अक्सर होता ये है कि चलें किसी के कहने पे अगर डिसीजन ले भी लिया, जब वो प्रॉब्लम में आती है चीज़ तो हम पलट कर कहते हैं ये तो मेरा डिसीजन था ही नहीं। एट दैट टाइम इट्स अ बैड टाइम टू पुट योर हैंड्स अप एंड से कि आई गॉट इमोशनली ब्लैकमेल्ड इनटू इट। सो आइए ज़रा इसको डिस्कस करते हैं। ज़बरदस्त पैनल मेरे साथ है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट उरूसा मोहसिन हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम उरूसा, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। माहिर नफ्सियात हैं उरूसा, तो हम जानेंगे कि वाकई क्या उस वक्त हमारी वीकनेस होती है, हम डिसीजन क्यों नहीं ले पा रहे होते, दूसरे का सुझाव अच्छा क्यों लगता है और बाद में बुरा क्यों लगता है। सो वील टॉक अबाउट दैट एंड ऑफ कोर्स वी आल्सो हैव विद अस तालिब मिर्ज़ा हु इज़ अ लर्निंग फैसिलिटेटर एंड एंटरप्रेन्योर एंड अ राइटर। सो ऑफ कोर्स ये भी अपने इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे लोगों को नोटिस करते हैं जिनको लगता है कि वो इमोशनली ब्लैकमेल हो रहे हैं। आपको लगता है या ये भी एक लेज़ी बहाना है आपके ख्याल में? होते समटाइम्स इनिशियली लोग इन्फ्लुएंस होते भी हैं लोगों से, बिकॉज आई बिलीव व्हेन यू स्टार्ट लविंग समवन ना, तो फिर आप कभी कभार उस शख्स की बात भी मानते हैं। एंड वंस यू नो दैट somebody loves you and somebody wants to listen you, किसी भी चीज़ की ज़्यादती सिद्रा आई बिलीव कि वो गलत तो होती है एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं दिस इज़ लाइक कि हमें हर रिश्ते में जाने अनजाने, कभी मोहब्बत से, कभी प्यार से, कभी गुस्से से हम बार्गेनिंग कर रहे होते हैं। हाँ। एक छोटे बच्चे को भी देखें कि माँ उसको जब नहीं दिल चाह रहा होता है वो हेल्दी खाना खाने का, सब्ज़ी खाने का, पराठा खाने का, तो उसको प्यार करके, पुचकार कर, कभी डांट कर, कभी डरा कर, वो जो उसके लिए अच्छा है वो कर रही होती है। दिस इज़ ऑल्सो आवर वे ऑफ शोइंग लव, राइट? बिल्कुल ऐसा ही है। हम उसको तो अगर हम 2 चीज़ों को मिलाएं कि इनिशियली आप उस बच्चे को उसकी बेटरमेंट के लिए, क्योंकि उस वक्त वो अपने लिए फैसला नहीं ले सकता, बिल्कुल, बट हम आज जिस चीज़ की बात करें शायद उस वक्त वो बच्चा या फिर वो शख्स अपने लिए फैसला ले सकता है। तो हम किसी भी शख्स को सजेशन तो दे सकते हैं कि तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करना चाहिए, बट तुम यही करो। दिस इज़ द थिंग जो कि उसको एक इमोशनली ब्लैकमेलिंग की तरफ लेके जाता है। लेकिन ये असर्टिंग की आदत हम खुद अपने आप को भी डालते हैं और अगले को भी डालते हैं। अब रूसा इमेजिन करो कि एक छोटे बच्चे को अगर हमेशा उसकी माँ या बाप के कहने पे ही वो चला है, तो थोड़े अरसे तक आपको ट्रेन करना होता है, उसके बाद तो उसकी पर्सनालिटी यही बन जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, ये जो इमोशनल ब्लैकमेलिंग की हम जो बात कर रहे हैं, ये समझना बड़ा ज़रूरी है कि ये सारे जो भी माँ बाप, अगर यहाँ हम मिसाल ले लेते हैं बच्चे की, तो जो भी माँ बाप जिस तरीके से कन्वे कर रहे हैं अपने मैसेज को, सारे लर्न बिहेवियर्स हैं। जिस तरीके से कम्युनिकेट कर रहे हैं इमोशनल ब्लैकमेलिंग के थ्रू, वो सारे लर्न बिहेवियर्स हैं कि शायद उनके अपने माँ बाप ने इस तरीके से उनसे गुफ्तगू की होगी कि देखो हमने तुम्हारे लिए इतना कुछ सेक्रीफाइस किया, क्या तुम ये नहीं कर सकते हमारे लिए, इतना भी नहीं कर सकते। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये हमने सारी सीखी हैं, कल्चरल कंडीशनिंग है ये सारी। और कल किसी ने बड़ी अच्छी मुझे एक बात बताई, एंड अगेन अ रील, उन्होंने कहा कि जितनी चीज़ों को हम कल्चर के ज़ुमरे में डालते हैं, दीन के ज़ुमरे में नहीं, कल्चर की, ये हमारी तहजीब है। तो अगर आप देखें, कल्चर हैज़ बिन शेप्ड बाय मेन, सो थिंग्स दैट सूटेड मेन हैव बिन कॉल्ड कल्चर। Do you believe in that, Urusa? This is a very controversial statement. और जब मैंने देखा ना 2 मिनट के लिए मैं रुक गई। नहीं, मैंने कहा यार ये वाकई बात तो सही है। कल्चर अगर आदमियों ने बनाया है कि हम कहते हैं जी हमारे कल्चर में औरत बाहर से नहीं निकलती, हमारे कल्चर में लोग पढ़ाई के लिए या आला तालीम हासिल नहीं करती खातिन, किसने बनाया ये कल्चर? आदमियों ने। So do you agree?
आई एग्री, यस। तो सबसे बड़े इमोशनल ब्लैकमेलर तो आदमी हुए फिर इसका मतलब क्या करें। ताले बड़े आई बिलीव कल्चर की जब भी हम बात करते हैं तो कल्चर सिर्फ ऐसा नहीं कि मर्द, हाँ इन्फ्लुएंस है। हम जो सोसाइटी के अंदर रहे हैं, हमारी जो तहजीब लिखती हुई आई है, वहाँ पर बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस मर्दों का रहा है। बट इसी तहजीब के अंदर ख़वातीन का भी एक बहुत मेजर रोल रहा है। अगर हम बात करते हैं अपने ही मुल्क की, तो अगर हम यहाँ की बात करते हैं पाकिस्तान की, तो आज सबको पता है कि पाकिस्तान कायद आज़म ने बनाया, बट ये नहीं बनता अगर फातिमा जिन्ना नहीं होती। लेकिन मुझे बताएं कि कमिंग टू द ब्लैकमेलिंग एस्पेक्ट ऑफ इट, हु इज़ अ बिगर ब्लैकमेलर बिटवीन द टू जेंडर्स? जिसको फील हो जाए कि अगला शख्स मुझसे एक्सप्लॉइट हो जाएगा। ओके, दिस कैन बी अ मेल, दिस कैन बी अ फीमेल, कुछ भी हो सकता है। एंड इज़ इट अबाउट कंट्रोल? यानी हम छोटी छोटी चीज़ों पे जब लोगों को इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं कि तुम ये नहीं ये खाओगी, जिसको कहते हैं ना पर्सनल एंड सिविल लिबर्टीज़, जब इंसान की हम सल्ब करते हैं, तो उस वक्त मुझे लगता है द ओनली थिंग दैट रियली गिव्स अस द किक इज़ कंट्रोल, दैट फीलिंग ऑफ कंट्रोल। इंसान बतौर इंसान हमें बड़ा मज़ा आता है किसी भी शख्स के ना कंट्रोलिंग पावर लेने में। इसीलिए अगर आप देखें ना, तो व्हेन वी स्टार्ट लविंग समबडी, तो कभी एक बड़ा आम फिक्रा है कि यार ही इज़ माइन और शी इज़ माइन, या फिर मैं शख्स को ओन करता हूँ। आप ओन कैसे कर सकते हैं किसी भी शख्स को? अच्छा, सिर्फ कंट्रोल नहीं, सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, मुझे ऐसा यहाँ महसूस होता है कि इट कैन ऑल्सो स्टेम फ्रॉम द फेयर ऑफ रिजेक्शन, या मुझे मना ना किया जाए। मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, मैंने इतने सेक्रीफाइसेस किए, तो ऐसा कैसे हो सकता है मुझे मना कर दिया? ये भी हो सकता है, मुझे लगता है। या तवक्कुआत वाबस्ता कर देते हैं, a lot of expectations, a lot of it's more like a trade ना, कि मैंने इतना किया तो अब तुम कर्जे में आ गए, अब तुम्हें देना ही देना है। क्या आपको लगता है कि कुछ लोग देते ही इस नियत से हैं कि फिर उसको वापस उसके एवज कुछ ले सके? बिल्कुल, ऐसे कई रिश्ते हमने देखे हैं कि हर कम्युनिकेशन में वो इस्तेमाल करते हैं ये लफ्ज़, देखो मैंने इतना कुछ किया तुम्हारे लिए, और वो इतनी दफ़ा करेंगे कि शायद जो उन्होंने किया, वी डू रिस्पेक्ट दैट, लेकिन उसकी वैल्यू नहीं रहती फिर। Which reminds me of a typical narcissistic trait कि they never give you anything for free. Yes. जो कुछ वो as love bomb कर रहे हैं या आपके लिए कर रहे हैं, यानी it's a type B personality, लेकिन ये भी again बहुत डिस्कस होता है कि that means कि narcissists are very much prone to emotional blackmailing, क्योंकि वो जो करते हैं वो इसी नियत से करते हैं कि इसका कई गुना मैंने रीप करना है। बिल्कुल बिल्कुल 100%, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस तरीके के हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं, अपनी फैमिलीज़ में देखते हैं हम। और जैसे हम बात ही कर रहे थे कि इट कुड बी कंट्रोल, इट कुड बी समथिंग दैट वी हैव लर्नड, इट कुड बी मे बी वी नीड वैलिडेशन, दैट पर्सन नीड्स वैलिडेशन, इट कुड बी सॉर्ट ऑफ कि मुझसे प्यार कर वापस शो करने का यही एक तरीका है कि तुम मेरे ऑर्डर्स को ओबे करो। मुझे ये बताएं बात कि कई दफ़ा तो ठीक है, चलें इस शख्स में नार्सिसिस्टिक ट्रेड्स हों, चाहे ये आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हो, कहीं ना कहीं हमें ये रियलाइज़ होता है कि दिस पर्सन इज़ समवन हु इज़ वैल्यूबल टू अस। अगर तो इसकी वैल्यू कम हो जाए, उसके बावजूद भी एक समझदार इंसान इस तरह की बातें सुनता क्यों रहता है? या मानता क्यों रहता है? फॉर एग्जांपल उरूसा ने मुझे कुछ कहा, मुझे महसूस हो गया है, मैं इतनी समझदार हूँ कि यार दिस इज़ इमोशनल ब्लैकमेल, वो जितनी दुहाइयाँ दे रही है कि जी मैंने तुम्हारे लिए इतना सब कुछ किया, वो फैक्चुअली भी करेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी वन गिव्स इन, उसकी क्या वजह होती है? लव इज इटसेल्फ बहुत बड़ा इमोशन है। समटाइम्स ना इंसान ब्लैकमेल अगर हम करें, ब्लैकमेलिंग सबसे बड़ी होती ही तब है जब आप किसी भी शख्स से इमोशनली कनेक्टेड हो जाते हैं। तो आप ये बात बोलना हमारे लिए शायद आज बड़ा आसान है कि यार अगला आपको इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा है तो आप बोल क्यों रहे हैं। बट द थिंग इज़ कि अगले के ना एक जज्बात, उसकी फील्स बड़ी शामिल होती हैं। आप कहीं ना कहीं गिल्ट में भी चले जाते हैं कि यार कहीं सही तो नहीं बोल रहा, कि सच में तो उसने मेरे लिए इतना सब कुछ किया और मैं उसको कुछ भी नहीं कर पा रहा। एग्जाम्पल बिल्कुल वैसी है कि अगर हस्बैंड और वाइफ भी अगर आपस में कोई कॉन्वर्जेशन कर रहे हैं, तो एक बड़ा आम फहम जुमला हमें ख़वातीन की तरफ से भी सुनने को मिलता है, दैट इज़ कि तुमने मेरे लिए करा क्या है। और वो शख्स जो शायद अपने आप में सोच रहा है कि यार मैंने चलो कुछ नहीं भी किया बट कुछ तो किया होगा इस रिलेशनशिप में, अब वो एक गिल्ट में चला जाता है कि यार मैंने सच में कुछ नहीं किया। एक लम्हे के लिए आप में सेल्फ डाउट आता है। yes. तो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू टॉक अबाउट कि इमोशनल ब्लैकमेल विल नॉट वर्क
विद पीपल जो कि बहुत सेल्फ अश्योर्ड हैं और जिनके अंदर ये सेल्फ डाउट आप क्रिएट नहीं कर सकते। या इसको इस तरह भी समझने की कोशिश कर सकते हैं कि एक नार्सिसिस्ट का या एक इमोशनल ब्लैकमेलर का सबसे बड़ा हथियार ये है कि वो आपकी रियलिटी को मोल्ड कर दे, आपको गैसलाइट करे या फिर आपके अंदर सेल्फ डाउट क्रिएट करे जहां आपको कुछ जवाब देना है। ये मैं उरूसा से बात आगे लेके चलूँगी, लेकिन अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। Welcome back after the break. Anything which is emotional blackmailing is anyways complicated क्योंकि उसमें emotions involved हैं और emotions कभी भी कोई straight line, एक cookie cutter treatment नहीं होते। लेकिन how are emotional blackmailers जिनके साथ आपकी एक जज्बाती क़ुर्बत होती है वो आपके अंदर self doubt create करने में या आपको आपके जहन में ये उलझन create करने में कि हाँ वाकई मैं बहुत बुरा इंसान हूँ, मुझे ये करना चाहिए, अगले ने मेरे लिए ज़्यादा किया है, मैं उसके लेवल पे जाके उसको सपोर्ट नहीं कर पाता, ये क्रिएट कैसे होता है और उसको काउंटर कैसे करें? आइए ज़रा इस पे बात करते हैं। जी उरूसा, क्या कहेंगी? देखिए, जब इंसान इमोशनल ब्लैकमेल करता है दूसरे को तो दूसरे में सेल्फ़ डाउट तो आ ही जाता है। अब सेल्फ़ डाउट आता है तो रोज़मर्रा की जो रिलेशनशिप है वो सफ़र करती है आपकी। आप डाउट इतना ज़्यादा आ जाता है कि आप फ़ैसलों में आपको मुश्किल होती है लेने में, आपकी सेल्फ़ इस्टीम लो हो जाती है, कॉन्फिडेंस में मसला आता है। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि अगले को कम्युनिकेशन करना नहीं आ रहा है सही से। ये भी तो हो सकता है, हम यहाँ ये भी तो कह सकते हैं कि शायद उसके पास वो वोकैबुलरी नहीं है अपनी बात को कन्वे करने की। देखें, दो जाविये होते हैं, दो तरीके होते हैं गुफ्तगू के। या तो आप ये कहें कि देखो मैंने तुम्हारे लिए इतना सब कुछ किया और तुम मुझे ना कर रहे हो, तुम मुझे मना कर रहे हो। सही जवाब क्या है उरूसा? अगर कोई आप पे ये तोहमत लगा ही दे कि मैंने तुम्हारे लिए इतना सब कुछ किया, तुम तो ये भी नहीं कर सकते, क्या करना चाहिए? इसको अगर आपने देखें यहाँ पे उसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि मेरा कोई काम करे वो, तो इसको किसी और तरीके से भी तो बोल सकते हैं कि देखो मैं आजकल बहुत ज़्यादा टेंशन स्ट्रेस में हूँ और अगर तुम्हारी मुझे सपोर्ट मिल जाती तो आई वुड हैव डन वंडर्स फॉर मी। दिस इज अनदर एस्पेक्ट व्हिच यू कुड कन्वे, राइट? कि मैंने जितने लोगों को नोटिस किया वो इस अच्छे अंदाज में बोलते नहीं हैं, लेकिन जो दूसरा इंसान है जो इमोशनली ब्लैकमेल हो रहा है वो ये सब खुद ही अस्यूम कर लेता है कि यार ये भी स्ट्रेस में है ना, अच्छा नहीं इसको मेरी मदद की ज़रूरत है। दीज आर व्हेन यू आर मेकिंग एक्सक्यूजेस फॉर द अदर पर्सन। इन अदर वर्ड्स आप उसका बैड बिहेवियर देखते हुए भी उसको रिवॉर्ड कर रहे हैं एंड यू आर ट्राइंग टू एक्सटेंड योर सेल्फ। हाउ डेंजरस अ प्रैक्टिस इज दिस अगर ये साल चलती रहे? अब ये तो अगर सारा साल ये चलती रहे तो फिर तो आपका रिलेशनशिप जो है वो एक ट्रांजैक्शनल वो हो गया, पैरासाइट हो गया। और ये मोहब्बत नहीं हुई एक्चुअली। हाँ। ये मोहब्बत तो कहीं से नहीं हुई। आप बेसिकली आप एक ऐसे रिश्ते में हैं जो कि खोखला रिश्ता है, उसकी बुनियाद ही पूरी खोखली है, क्योंकि आप अगले को इतना सेल्फ डाउट में डाल रहे हैं कि वो बेचारा जो है वो रोज़मर्रा के फ़ैसले नहीं ले पा रहा, आपकी रिलेशनशिप सफ़र कर रही है एंड इट हैज़ नो स्टैंडिंग देन। बिल्कुल सही। आप मुझे बताएं, आम तौर पे देखा ये गया है कि ठीक है मोहब्बत, कुर्बत, जज्बात अपनी जगह, कहते हैं कि मर्दों को अक्सर ख़वातीन बात ही ऐसे मनवाती हैं इमोशनल ब्लैकमेल करके, पर एट द सेम टाइम आई हैव ऑल्सो सीन के मेन आर मच स्ट्रॉन्गर, और अगर उनको वो इमोशनल अपीलिंग नहीं लग रही होती, किसी का रोना धोना, कुछ लोग कहते हैं ना कि कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है इसको, वो कैसे कर पाते हैं? और अगर आपसे भी मैं यही सवाल करूं जो मैंने उरूसा से किया कि मैंने तुम्हारे लिए इतना सब कुछ किया है, तुम मेरी बात नहीं सुन रहे, इसका क्या सही रिस्पॉन्स होगा? तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया, तो द थिंग इज़ दैट का रिलेशनशिप वर्कआउट ही तब करता है सितरा जब दोनों तरफ से बहुत कुछ हो रहा होता है। हाँ। और रिलेशनशिप कभी भी वन साइडेड तो नहीं चलता। सही। अगर आपका एक स्पाउस बोलता है कि मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया, तो वो इसीलिए किया क्योंकि आगे से भी वो इमोशंस या फिर वो अटैचमेंट या फिर वो कुर्बत या तो वैसे फील हो रही थी या फिर उम्मीद थी कि वैसे फील हो सकती थी। बहुत सारे रिश्ते ट्रांजैक्शनल होते हैं और वो ट्रांजैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ लव, केयर एंड रिस्पेक्ट ही होते हैं। अगर हम ये वाली बात करते हैं कि मर्द तो बहुत स्ट्रांग है जनाब, वो किसी के सामने नहीं इस तरह से फॉल डाउन करता, एक औरत में वो क्या ही पावर है कि वो बोलती है कि तुम करो और वो चीज़ करता है। दैट इज़ आउट ऑफ लव, दैट इज़ सिंपल केस ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट। आपने बड़े बड़े लोगों को सुना होगा कि जर्नल और बड़े बड़े लोग भी ना एक शख्स के सामने सर झुका लेते हैं अपने स्पाउस के आगे। ये बात सुनने में बहुत मजाक लगती है, बट इट्स ट्रू रियलिटी। मैंने तो अपने घर में अपने वालिद साहब को होते हुए देखा है इस तरह से। वो हमारी बात कभी नहीं सुनते बट हमारी वालिदा की सुना करते थे।
और जब उनसे मैंने एक दफ़ा पूछा कि आप क्यों ही सुनते हैं, और अम्मा वाज लाइक दैट कि ताहिर तुम्हारे लिए इतना सब कुछ किया, तुम एक बात मेरी नहीं सुनोगे। आज तो आई नो दैट कि शायद वो फिक्रा या फिर वो जुमला गलत था, बट अगेन माई फादर वाज लाइक, वो रिस्पॉन्ड करते थे। और जब उनसे पूछा तो ही सेड कि यार सही है ना। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि दिस ऑल्सो पॉइंट्स टू अनदर एस्पेक्ट जो आपने खुद जिसकी तरफ इशारा किया, शायद हम में से कई लोग किसी की सुनना भी चाहते हैं। वी हैव दिस इनेट नीड टू बिलोंग, यानी हम कहते हैं ना कि एक तरफ अभी हमने एक साइड ऑफ द इक्वेशन की ये बात की कि यार व्हाई डू वांट टू ओन अ पर्सन, कंट्रोल अ पर्सन, लेकिन कुछ लोगों की ज़िंदगियों में इतना खालीपन होता है, या उनके प्राइमरी केयर गिवर्स हैं या ज़िंदगी के मरहलों ने उनको इतना लोनली कर दिया होता है। स्पेशली अगर आप लीडर्स की बात करें, क्योंकि आपने बड़े बड़े जनरल्स और उसकी बात की, एनीबडी हु इज़ इन अ लीडरशिप पोजिशन, उसके पास खुशामदी बहुत होंगे लेकिन ट्रस्टेड लोग कम होंगे, उसको बहुत सारे डिसीजंस अकेले लेने। तो उस तन्हाई में अगर वो किसी एक शख्स पे थोड़ा सा तकिया कर लेता है और इमोशनल बेंड हो जाता है, दैट इज़ ऑल्सो अ नीड। लेकिन जो मेरे ख्याल में मेलिग्नेंट ब्लैकमेलर्स हैं ना, इमोशनल ब्लैकमेलर्स, वो आपकी इस नीड को एक्सप्लॉइट करने की ताकत रखते हैं। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। एक कॉलर काफ़ी देर से वेट कर रहे हैं, मलिक राशिद साहब हमारे साथ हैं, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सिद्रा, क्या हाल है आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाइए, इस वक्त क्या सूरत हाल है? हम तो बड़ी जो ख़बरें पंजाब के हवाले से सुन रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान है, एंड वी होप दैट एवरीबडी इज़ सेफ एंड दे आर एबल टू गेट बैक ऑन देयर फीट वेरी सून। अल्लाह करे। अल्लाह ताला। मेहमानों को अस्सलाम वालेकुम। बात ये है कि सैलाब की सूरत तो ऐसे है कि जैसे एक पूरा मुल्क, जैसे हम कभी कहते थे जी तरक्की हमारी हो रही है खैबर से लेके पेशावर से लेके कराची तक और गिलगित तक और बलूचिस्तान तक, सैलाब ने भी तबाही ऐसे ही की है। देखें, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होती है एक, उसमें हमें अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। आप लोगों को हम हील अप करें जो हमारे साथ हैं। मैं कल ये सूरत देख रहा था कि जो लोग अपना घर छोड़ के बाहर कैंपों में बैठे हैं, वहां वो सोचते तो होंगे ना कि हमारे घर में खाना पीना उठना बैठना कितनी मौजें होती थी, और वो ना वॉशरूम की कोई फैसिलिटी है। ये अगर हम एहसास करें और हम जो शहरों में जहां जहां लोग हैं बेचारे परेशान, हमें उनके लिए दरवाजे खोल देने चाहिए, उनके साथ जाके उनको तसल्ली देनी चाहिए जरा। यही वक्त है। Absolutely. और ये चीज कुदरत देखेगी और हमें मुसीबत से बचाएगी। मैं आपके टॉपिक पे आता हूँ। देखें, एक बात है, हम ये दुआ करते हैं कि या अल्लाह हमें मुसीबतों से बचा, पर ये जो आपकी रहमत है वो जहमत बनती है तब जब हम इस चीज को इग्नोर कर देते हैं। अगर हम सच्चे दिल से अल्लाह से दुआ करें, ये चीजें आएंगी लेकिन अल्लाह आपको बचा लेगा। बिल्कुल, सच्चे दिल से हमें करना चाहिए। बिल्कुल सही। बाकी जो रिश्ते हैं इसके ऊपर मैं बात करूंगा कि देखें सिद्रा, रिश्ते जो आपके ओरिजिनल है ना, ब्लड रिलेशन, उनको बचाएं खुदारा। ये ब्लैकमेलिंग नहीं। हमारी वालदा कहा करती थी जब हमारे किसी भी अजीज से कोई बात करती थी या कोई उनसे अपनी फरमाइश या अपनी बात मनवानी होती थी, वो कहती थी कि मुझे तुम पे मान है, मैं इसलिए ये बात कर रही हूँ। रिश्तों में ब्लैकमेलिंग की बजाय हमें मान का लफ्ज इस्तेमाल करना चाहिए कि जब किसी के ऊपर बंदे को बड़ी मोहब्बत इन्हिसार होता है बंदा, तब ये बंदा बात करता है कि अब यहाँ पे मेरी जो रिश्तों में मैंने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है वो ठीक ठाक अकोमोलेशन हो चुकी है। जैसे हम बिजनेस में करते हैं, ये तब होता है जब रिश्तों में खुलूस होता है, जो अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे ना, वो हम कि जब रिश्ता ही ट्रांजैक्शनल हो, जब आपने किसी से ताल्लुक ही इसलिए बनाया हो कि उससे फ़ायदा उठाना है, तब इंसान को थोड़ा सा मोहतात होना चाहिए। जैसे कहा जाता है ना कि मोमन कभी एक बिल से 2 दफ़ा नहीं डसा जाता है। एक दफ़ा तो चलें, आपने मान वाली बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, किसी को बेनिफिट ऑफ डाउट आपने दिया, लेकिन अगर अगले का वतीरा ही यही है कि वो आपका नुकसान करने से भी दरेग नहीं करेगा एज लॉन्ग एज कि उसके मकासद हल हो रहे हों, that is when it is not about मान, it is about having more maturity and responsibility। लेकिन शुक्रिया कॉल करने के लिए। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे तो ज़रा ये बात करेंगे कि कई दफ़ा हमें ये मशवरा दिया जाता है कि अगर ताल्लुक़ अहम है तो बात भुला दो, और अगर बात अहम है तो ताल्लुक़ को खैराबाद कह दो। क्या इसके बीच का कोई रास्ता निकल सकता है? इस पर बात करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। बात हम कर रहे हैं इमोशनल ब्लैकमेलिंग की। ताल्लुक़ बचाना हो तो बात भूल जाओ, बात को ज़्यादा अहम जानते हो तो ताल्लुक़ को भूल जाओ। ये बड़ी एक ब्लैक एंड वाइट सी एडवाइस है, लेकिन क्या है इसमें बीच का रास्ता निकल सकता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आज ज़रा ये बात करते हैं कि कोई ऐसा शख्स जिसको याद हो, जिसको ये आदत पड़ गई है कि इमोशनल ब्लैकमेलिंग वर्क्स एंड इट इज़ बिकम अ पार्ट ऑफ देयर पर्सनैलिटी, कैन दे चेंज? दैट इज़ अ की क्वेश्चन। जी उरूसा, अगर किसी को आदत है कि वो इमोशनल ब्लैकमेल करता है, ना सिर्फ किसी एक शख्स को बल्कि दैट्स देयर वे ऑफ लाइफ, हर रिश्ते में वो कहीं ना कहीं फ़ायदा ढूंढते हैं और गुफ्तगू को ऐसे लेके जाते हैं, क्या ऐसे लोग बदल सकते हैं? बहुत मुश्किल है, मुश्किल है। हाँ, बिकॉज़ अभी हम थोड़ी देर पहले नार्सिसिस्ट बिहेवियर की भी बात कर रहे थे। उनकी तो ये ख़ास ट्रेट है, वो तो हर गुफ्तगू में इसको इस्तेमाल करेंगे, इस वार को, उनके लिए तो ये वार है। लेकिन अगर तो दे रियली वांट टू चेंज फॉर देयर ओन सेल्फ, अगर तो वो ख़ुद ये रियलाइजेशन करते हैं तो फिर शायद कोई उम्मीद है। लेकिन ये बहुत मुश्किल होता है क्योंकि उनको यही आता है, सीधा और कुछ आता ही नहीं है उनको। अच्छा, लेकिन इनका यही एक तरीका है एब्सोल्युटली। इनको अगर पर्सनालिटी टाइप्स में देखा जाए तो एक नार्सिसिस्ट या इमोशनल ब्लैकमेलर टेकर है और दूसरा जो शख्स है वो गिवर है। तो जो ओवर गिवर होता है उसके बारे में भी कहते हैं कि उसका भी एक रबर बैंड ना किसी दिन इलास्टिक बैंड स्नैप करता है। तो जो लोग ओवर गिव करते हैं वो एक पॉइंट पे आता है कि वो बिल्कुल पीछे हो जाते हैं, दे डोंट वांट टू गिव एनीथिंग। तब एक इमोशनल ब्लैकमेलर क्या करता है? क्या वो नए लोगों की तलाश करता है या वो डिप्रेशन में जाता है? डिप्रेशन में तो नहीं जाता, डिप्रेशन में तो नहीं जाता। वो कोई और तरीका ढूंढता है कि किस तरीके से अब मैं उसको आगे जख्म पहुंचाऊं। हाँ। लेकिन क्योंकि उसकी ये है ही ट्रेट, उसकी नफ्सियात में ऐसी चीज़ है, ज़मीर, रिमोर्स, तकलीफ, रिग्रेट, बहुत मुश्किल है ये, में होता ही नहीं है। बहुत मुश्किल है ये चीज़। क्या बात है कि ये उन ऐसे शख्स के अंदर मुझे लगता है उल्टी पब्लिसिटी ना हो जाए, लोग सुनने के बाद कहना कि यार शिट, मुझे तो ऐसा करना है, मुझे इमोशनल ब्लैकमेलर बनना चाहिए था। बल्कि इस बात से मुझे हुआ अगला बन भी जाता है, अगले के अंदर वो चीज़ डेवलप हो जाती है। इतने साल, 10-20 साल एक शख्स के साथ आप इस तरीके से रहो जो बार बार आपको इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा हो, बाद में उसके अंदर ये ट्रेट नजर आती है, वो आगे रिपीट कर रहा होता है आगे, जिसको हम ट्रॉमा साइकिल कहते हैं। बिल्कुल, यानी एक खातून अगर वो अपनी फैमिली से या अपने स्पाउस से इमोशनली ब्लैकमेल हो रही है, इवेंचुअली एंड्स अप डूइंग द सेम टू हर चिल्ड्रन और टू अदर पीपल। सो ये एक साइकिल भी है। इसी बात को अगर आपके पास लेके आऊँ कि फिर एक इमोशनल ब्लैकमेलर, देखें ना वो बदल सकता है, ना उसकी इस ख्वाहिश का कि जिससे वो कंट्रोल करके किसी को एक्सप्लॉइट करता है इसका कोई हल है। एंड दैट मीन्स कि वो जिसको इमोशनली एक्सप्लॉइट कर रहा है उसका बाउंड्रीज़ का भी मसला है। तो इस शख्स के पास फिर ऑप्शंस क्या है? फिर तो वो बात सच हो गई कि अगर आपके लिए ताल्लुक़, यानी आहिस्ता आहिस्ता ये ताल्लुक़ आपको खोखला कर रहा है तो फिर इसको तोड़ देना बेहतर है। आप भी यही सलाह देंगे लोगों को? बिल्कुल ऐसा ही देंगे। देखिए, ताल्लुक़ होना ये किसी भी चीज़ को जकड़ के रखने का नाम नहीं है। सही। रिलेशनशिप बांधने का नाम नहीं है, रिलेशनशिप डिस्कवर और एक्सप्लोर करने का नाम है। अगर आप किसी रिश्ते में अपने आप को स्टक समझते हैं और आपको लगता है कि मेरी ग्रोथ के ऊपर रोक रहा है या फिर किसी जगह पे मुझे एक्सप्लॉइट कर रहा है, वक्त है उस रिश्ते से उस वक्त बाहर आ जाइए, बजाय इसके कि उस वक्त का वेट करने के लिए जब आप इतने इमोशनली अटैच हो जाएं किसी भी शख्स से कि फिर आप वो एक लफ्ज़ सुनते हैं ना कि यार नहीं, मैं जितना भी कर लूँ मैं शख्स से दूर नहीं रह सकता, या फिर मैं शख्स से दूर नहीं हो जाते हैं आप। अब मुझे आदत हो गई है। हाँ। और हमारे साथ कहते थे कि मोहब्बत से ज़्यादा लाइलाज मर्ज है अटैचमेंट। जब किसी शख्स की आदत लग जाती है ना, द मोमेंट अगले शख्स को पता है कि अब आदत लग गई है। अच्छा, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, ब्लैकमेलर्स और ख़ास तौर पे इमोशनली ब्लैकमेलर्स किसी वल्नरेबल या वीक इंसान को टारगेट नहीं करते। आमतौर पे आप देखें कि इनके असीर या इनके कंट्रोल में वो लोग होते हैं जो बज़ाहिर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। तभी अगर ये बेचारे किसी के पास जाके दुहाई भी देंगे ना कि यार मैं इमोशनली ब्लैकमेल हो रहा हूँ या मुझे एक टॉक्सिक इंसान के साथ वास्ता है, ये मेरे घर वाले मेरे साथ ये करते हैं, मेरा स्पाउस मेरे साथ ये करता है, लोग यकीन भी नहीं करते इनकी बात पे। So why is it that an emotional blackmailer Urusa targets strong people? Because probably वो चीज़ उनके अंदर मौजूद नहीं है जो वो दूसरे में देख रहे हैं। हाँ। तो क्योंकि वो सारा साइकिल वो अपने साथ गो थ्रू कर चुके हैं, शायद उनके माँ बाप के थ्रू, अब वही साइकिल वो रिपीट करना चाहते हैं सामने वाले शख्स के साथ। सो मे बी देयर इज़ समथिंग इन द अदर पर्सन दैट probably they don't have, and they are seeking some kind of approval or validation
through emotional blackmailing that they are doing. So the reason why I asked you earlier कि क्या ये लोग बदल सकते हैं, क्योंकि अक्सर जब इनके रिलेशनशिप्स फॉल अपार्ट करते हैं, यानी एक स्पाउस समझ गया है, मंगेतर को रेड फ्लैग्स नज़र आ गए हैं और इनको छोड़ के चला गया है, जब ये अगले रिलेशनशिप में जाते हैं तो कभी कभार बज़ाहिर ऐसा लगता है कि इनकी लाइफ तो अपग्रेड हो गई है, ये तो बिल्कुल बदल गए हैं। अगर एक बंदे के लिए टिककर नौकरी नहीं कर रहे थे तो अगले रिलेशनशिप में जाकर ऐसा लग रहा है कि वो फसाड, वो सब कुछ उन्होंने सीख लिया और ये 180 डिग्री चेंज हो गए। तो जो बेचारा पहले एक्सप्लॉइट हो रहा होता है वो और तकलीफ में आ जाता है कि हाय मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा था। फिर वो और सेल्फ डाउट में शायद चला जाता है कि शायद मेरे में ही प्रॉब्लम थी, शायद मैं थोड़ा सा और बर्दाश्त कर लेता या कर लेती, मैं ही गलत था या मैं ही तो गलत ये थी। क्या होता है, यानी व्हेन दे आर शोइंग यू ऑल द साइंस दैट देयर सो कॉल्ड लाइफ हैज अपग्रेडेड, ये झूठ होता है, नाटक होता है, विंडो ड्रेसिंग होती है, ये क्या है? देखें ये भी यहाँ पे ये भी है कि शायद वो शख्स जो कि पहले बहुत इमोशनल ब्लैकमेलिंग करता था, अब शायद उसने वो अर्ज दबा के रख ली है अपनी लेकिन वो निकलेगी ज़रूर आगे जाके। वो जो आप शायद बात कर रही हैं वो पीरियड की, वो जो अब नई शादी हुई है और बहुत अपग्रेडेड दूसरों को लग रही है उसकी ज़िंदगी, लेकिन कहीं ना कहीं वो ज़रूर रिफ्लेक्ट होगी। नई शादी हुई है, नई नौकरी मिली है, या कोई ऐसी चीज़ जहाँ पे आप समझ रहे थे, जैसे एक पता है मैं अक्सर इस बात पे कहती हूँ, मैंने जो लोग ग्रीफ या पेन में होते हैं ना, दे आर लुकिंग फॉर डिवाइन जस्टिस। उनका दिल चाह रहा होता है, जैसे ड्रामे में होता है ना 20वीं किस्त तक मकाफात अमल कारमा कारमा वारमा हो जाए तो मज़ा आ जाए, उनको वो उसका इंतज़ार होता है कि यार ये फ़लाने शख्स, बिकॉज अभी दे हैव वोकन अप, देव रियलाइज़ के सालों से, महीनों से, हफ्तों से उनके साथ कोई ज़्यादती हो रही थी, तो उनका दिल चाहता है कि अगला बंदा सफ़र करे। एंड व्हेन दे आर नॉट एबल टू सी दैट सफरिंग दे फील कि यार मैं गलत था। लेकिन जो बात उरूसा अभी कर रही थी, क्या आप भी समझते हैं कि दिस इज़ परहैप्स अ शो, और एक ब्लैकमेलर के अंदर की तकलीफ़ क्या होती है ना, जब उनके हाथ से कोई निकल जाता है, इन्होंने तो कहा कि उसको कोई रिमोर्स नहीं होती, लेकिन क्या एक सेंस ऑफ लॉस ऑफ कंट्रोल तो फील होता होगा ना? बिल्कुल ऐसा ही है, लॉस ऑफ कंट्रोल आपको फील होता है, आपको लगता है कि शिट मैन मेरे हाथ से कोई बंदा चला गया है। अगेन द थिंग इज, जो अभी जो हम बात कर भी रहे थे कि अगले ही आप रिलेशनशिप में देखते हैं तो आपको लगता है यार कितना अच्छा ग्रीन फ्लैग है ना ये, शायद मसला मेरे अंदर है। बट वी हैव टू रियलाइज वन मोर थिंग सिद्रा, कि इमोशनल ब्लैकमेलिंग डे 1 पर स्टार्ट नहीं होती। डे 1 पर आप उस शख्स को अपने साथ अटैच करवाते हैं, हुक करते हैं। एग्जैक्टली, आप वो हुक क्रिएट करते हैं, आप उसकी तारीफ़ें करते हैं, आप उसको फील करवाते हैं कि तुम जो शख्स हो, तुम ही मेरी ज़िंदगी, तुम ही मेरा कुल कायनात हो। और कभी कभी मैं सोचती हूँ कि यार इमोशनल ब्लैकमेलिंग में जो की वर्ड है ना वो इमोशन है। यस, आपके इमोशंस को एक्सप्लॉइट किया गया, आपके इमोशंस को हुक किया गया है, तो कहीं ना कहीं एक शख्स का जो नज़रिया है ज़िंदगी का वो कितना डिस्टॉर्टेड है, और उसको यानी आपको लग रहा है कि आप एक्सप्लॉइट हुए हैं, लेकिन उसको कितनी ज़रूरत थी, यानी वो अपने आप में एक कितना नामुकम्मल, कितना अधूरा सा इंसान है कि जब तक वो किसी और के ऊपर बलबूता करके उसको पैरासाइट की तरह कुरेद ना रहा हो, then this person has nothing and that's a far worse position to be at। यानी जो लोग मकाफात अमल का इंतज़ार कर रहे हैं, ये मत सोचें कि कोई डाउनफॉल होगा, खुदा न खासा वो फाइनेंशियल लॉस में आएगा, किसी और तरीके से उसको रियलाइजेशन होगी, वो कॉल करके आपको सॉरी बोलेगा। नो, द बिगेस्ट थिंग दैट यू शुड रियलाइज इज़ कि ये शख्स कितना डिपेंडेंट है किसी और पे, और उसके अंदर वो मसल, वो स्पाइन ही नहीं है कि वो अपने ख्वाब खुद पूरे कर सके। आप क्या समझते हैं उरूसा, फिर इवेंचुअली व्हाट हैपन्स टू पीपल लाइक देम, और ख़ास तौर पर चले ख़वातीन से शुरू कर देते हैं, बिकॉज सो फार वी आर लुकिंग एट द इमोशनल ब्लैकमेलर एज अ मैन। ख़वातीन के साथ क्या होता है एज अ इमोशनल ब्लैकमेलर? यस, एज देमसेल्व्स। बात वही है, चाहे मर्द हो औरत हो, वही चीज़ जो है वो आगे चलती है। बट एज एन इमोशनल ब्लैकमेलर और औरत कर रही हो आगे मर्द के साथ, तो हमने अक्सर रिश्तों में देखा है कि वही पैटर्न फिर वो आगे रिश्तों में वही चीज़ रिपीट होती है। और यही चीज़ जो है वो जब रिश्ता भी आता है या रिश्ते में भी वो इस चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं गुफ्तगू में भी वो चीज़ कहीं ना कहीं आती है, नज़र आती है हमें, कि वो अल्फाजों में या मोहब्बत करते वक्त भी वो चीज़ इजहार कर रहे हैं इस चीज़ का बार बार, कि ये कहीं ना कहीं ये इमोशंस जो हैं यहाँ पे हम इसको देखते हैं कि ये
कहीं ना कहीं ब्लैकमेल कर रहे हैं अगले शख्स को। अभी तक हमने जेंडर लेंस से देखा है ना, मुझे एज लेंस का बताओ, क्योंकि खवातीन इमोशनल ब्लैकमेलर, व्हाट कम्स टू माइंड इज अ ब्यूटीफुल यंग वुमन हु अंडरस्टैंड्स कि यार दूसरे की मेरी तरफ अट्रैक्शन भी है, बेंट भी है। लेकिन मैं यहाँ पे जानना चाहती हूँ कि बच्चा भी पैदाइशी तौर पे इमोशनल ब्लैकमेलर होता है, वो भी आपको बड़ा अच्छा तरीके से मैनिपुलेट करना जानता है। फिर एक और चीज़ होती है कि जब आप ज़िंदगी में ज़ईफ़ होने की तरफ जाते हैं, जब आप वीक हो जाते हैं, जब आपकी अपनी मेंटल कैपेबिलिटीज़ वीक होती हैं और किसी ऐसे पे भरोसा करते हैं जो आप समझते हैं कि बहुत ट्रस्टेड है, दे कैन ऑल्सो इमोशनली एक्सप्लॉइट यू। औलाद कितनी दफ़ा एक्सप्लॉइट करके माँ बाप की सारी पेंशन फंड खाली कर देती है, उनकी जायदाद को बिकवा देती है कि मैं ही एक बेटा हूँ, आप मेरा नहीं करोगी तो किसका करोगी। एग्जैक्टली, तब क्या करना चाहिए? माँ बाप को क्या करना चाहिए? माँ बाप बेचारे कर ही क्या सकते हैं सिद्रा उस वक्त? अगर आपकी एक ही औलाद है तो अंडरस्टूड है, वो बेचारे उस उम्र में कर ही क्या सकते हैं। क्योंकि वही वाली बात है कि अब एक बच्चा है, माँ बाप उसको इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे हैं कि शायद ख़ानदान में सब डॉक्टर हैं, तो अब वो म्यूजिशियन बनना चाहता है, लेकिन हमने तुम्हारे कमरे में एसी लगा दिया, अपने रूम में नहीं लगाया, और अब तुम हमारे साथ ये करोगे, तुम हमारे साथ इतना नहीं कर सकते कि तुम डॉक्टर बन जाओ हमारे लिए। तो उसने शायद सीखा ही जिस तरीके से एक छोटा बच्चा होता है, उसी तरह एक मतलब बूढ़े वालिदैन होते हैं, दे डोंट हैव एनी चॉइस एट दैट टाइम, which is instead of accepting the fact that this is what it is. मुझे ऐसा लगता है कि the bottom line to all of this, क्योंकि वक्त हमारे पास इतना ही था, thank you very much both of you for being here and for contributing. The bottom line is boundaries. जहाँ आपके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ असर्शन इतनी होगी कि आपको अच्छी तरह पता है कि आपकी हद क्या है, और उस हद को कायम रखने के लिए मैं ये नहीं कहती कि आप कोई तलवार लेके खड़े हो जाएं, बट यू शुड बी एबल टू गार्ड इट, बिकॉज लूजिंग दैट कंट्रोल इज़ गोइंग टू कॉस्ट यू योर मेंटल पीस एंड योर वेल बीइंग। और ये सबसे ज़्यादा तकलीफ दह चीज़ होती है, क्योंकि इसकी वजह से ये बारगेन करके, अपनी इज़्ज़त नफ्स का सौदा करके आज तक कोई इंसान खुश नहीं रहा है। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होती है। खुदा हाफ़िज़।